Washington Night Show with Asim Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज वाशिंगटन नाइट शो में हमारे साथ बहुत सारे गुलकार, अदाकार, फनकार, सियासतदान और स्पोर्ट्स से रिलेटेड दुनिया जहां से रिलेटेड लोग आए थे, लेकिन आज बड़ा यूनिक गेस्ट है हमारे पास। और आप जैसे देख रहे हैं कि सैयद फरहान अजीज एयर स्पेस इंजीनियर हैं एट नासा। सो फरहान भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका वाशिंगटन नाइट शो में आने का। वालेकुम अस्सलाम। और नाज़रीन, हमारे साथ मंसूर कुरैशी भी हैं, ट्रम्प के दूसरे भाई, जैसे कि ट्रम्प के बारे में जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और कोविड से रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें फराहम करते रहें। तो हम चलते हैं फरहान साहब के साथ। फरहान साहब, ये बताएं, दुनिया में लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, चांद पे जाना तो एक ख्वाब ही रहता है, बल्कि हमारे मौलाना हजरात तो कहते हैं कोई गया ही नहीं चांद पे, ये अमेरिका झूठ बोलता है। तो थोड़ा सा सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएं कि आपको ये नासा में जाने का क्या मतलब शौक था या आप हादसाती तौर पे चले गए, इसकी क्या स्टोरी है जी? शुक्रिया आसिम साहब और मंसूर भाई, आप दोनों का। Before I start this interview, I want to make one statement, and it's very important that I do that. And here it is. I am giving you this interview not as a representative of NASA, nor as a U.S. civil servant working for NASA, but as a private citizen who happens to have an aerospace experience for over 2 decades. So it's important that you let your viewers know that I am speaking on behalf of me as a private citizen. आपका सवाल जो था, मेरा ताल्लुक कराची से है और मैं पाकिस्तान से अमेरिका आया था। और जब मैं क्लास 9th में था, 1986 87 आई बिलीव, उस वक्त पाकिस्तान में मैं कैडेट कॉलेज पटारा में पढ़ता था। और उस ज़माने में उम्र होगी मेरी 13-14 साल के करीब। और उस ज़माने में तो आपको बस क्रिकेट का लोगों को शौक होता था, तो मैं भी क्रिकेट खेलता था, दोस्त यारी ये सब। कुछ पता नहीं था कि क्या लाइन मैं इख्तियार करूँगा, अपनी प्रोफेशनल लाइन। इट वाज टू अर्ली टू से। उस वक्त एक हादसा हुआ था अमेरिका के अंदर, स्पेस शटल चैलेंजर। और वो इवेंट जो था वो मेरे लिए एक गिव मी ए सेंस ऑफ डायरेक्शन। बहुत से लोगों की तरह मैं भी उस वाक़े को टीवी बैठ के देखता रहा और ये सोचता रहा कि क्या चीज़ बनाई है अमेरिका ने और कैसे स्पेस ने उन्होंने अपने आप को, इंसानों को खला में भेजा है। वो बहुत ही दर्दनाक वाक़या था, लेकिन उसने मुझे बहुत इंस्पायर्ड किया मुझको। और वहाँ से फिर मैंने समझने का अज़म किया कि अगर मैं कुछ पढ़ूंगा तो वो एरोनॉटिक्स या एरोस्पेस पढ़ूंगा मैं। तो उस वाक़ये ने मुझको एक ड्राइव दी मुझको, और वहाँ से मेरा ये सिलसिला शुरू हुआ। और आज जब अपनी जगह में बैठा हूँ नासा में, it's because of that particular situation or incident that occurred back in 1986-87. अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि इसके लिए आपने पाकिस्तान से एजुकेशन क्या ली और फिर यहाँ अमेरिका से यकीनन पढ़ा होगा, तो क्या पाकिस्तान में आसान है? अगर जैसे इस प्रोग्राम की तवज्जो से जब कुछ लोग देखेंगे, अगर कोई जाना चाहे, कोई इस फील्ड में जाना चाहे, तो थोड़ा सा आपको पता है कि अब वो ज़माना नहीं है कि हर बच्चा को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का। वो बच्चों को अब वालिदैन भी पूरा मौका देते हैं, सारे नहीं, लेकिन अब 30-40% तो ऐसे वालिदैन हैं जो बच्चों को मौका देते हैं कि अगर म्यूजिक में जाना चाहे, अगर वो मैथमेटिक्स अच्छा है, डॉक्टर में, तो हो सकता है कि ये भी कई लोगों के सब्जेक्ट हों। तो ये आपने पाकिस्तान के अंदर कितनी तालीम हासिल की एयर स्पेस के हवाले से, और फिर अमेरिका में आकर जो है फिर कितनी तालीम हासिल की? पाकिस्तान की तालीम मेरी जो थी वो कैडेट कॉलेज पटारा से थी, जहां मैंने अपनी 12वीं जमात इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास करके उसके बाद फिर मैं चंद महीने एनडी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा था मैं। लेकिन मेरा
शौक पढ़ने का था एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो फिर वहाँ से मैं 12वीं जमात करके अमेरिका आया हूँ मैं यहाँ पर, और फिर यहाँ पर मुझे कई साल लगे, लेकिन इवेंचुअली आई कंप्लीट माई डिग्री इन द फील्ड ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो कैलिफोर्निया में रह करके मैंने यहाँ की एक मुकामी यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री तालीम हासिल की है, और वहाँ से फिर मेरा आगाज़ हुआ। तालीम हासिल करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर कुछ जगह जॉब की एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर, और उसकी वजह से मुझे एक दो मुख्तलिफ स्टेट में जाना पड़ा जहाँ मेरी रिहाइश थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके पिछले समझे आप 11 साल से फिर मैं नासा में एज अ सिविल सर्वेंट काम कर रहा हूँ। आपका जो सवाल है कि एक यंग बच्चा या बच्ची इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको मैं क्या गाइडेंस दूं? तो मैं ये बोलूँगा कि आप बच्चे के अंदर जो है ना दिलचस्पी बहुत ज़रूरी है, और हर बच्चे की दिलचस्पी मुख्तलिफ होती है। कुछ बच्चों को म्यूज़िक पसंद है, कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलने का शौक है, कुछ बच्चों को मेडिसिन में जाना है, कुछ बच्चों को इंजीनियरिंग में जाना है। तो आप बच्चों को इवैल्यूएट करेंगे बच्चा क्या चाहता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे की हामी होनी चाहिए। अगर बच्चे को शौक है इंजीनियरिंग के जाने का या चांद में जाने का या एरोस्पेस इंजीनियरिंग बनने का, अगर आपके अंदर अज़म है और आप चाहते हैं कि वो काम करें, तो मैं नहीं समझता कि आप वो काम नहीं कर सकते। इफ आई कैन डू इट, एनीबडी कैन डू इट। मेरा ताल्लुक एक आम से घराने से है, और ना ही मेरे माँ बाप की इतनी सलाहियत थी कि मुझको वो बिठा के पढ़ा सकें। लेकिन आप में एक अज़म हो, जज्बा हो करने का, तो आपको रास्ते खुलते हैं। मेरे ज़िंदगी में भी रास्ते इससे खुले, और उस रास्तों में चल के फिर मैं जहाँ पहुँचा। तो मेरा एडवाइस जो बच्चों के लिए वो ये है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो उसके लिए मेहनत करें। मेहनत से पहले आप प्लान करें कि आप करना क्या चाहते हैं। आप प्लान करें, मेहनत करें, अल्लाह उसको हमेशा आपको उसका अजर देगा। आई बिलीव इन इट कि आपको कभी मायूसी नहीं होगी। ज़िंदगी में ऐसे मौकाम आते हैं कि इंसान कभी गिरता है, लेकिन दोबारा उसको उठना पड़ता है, उसको फिर चलना पड़ता है। तो जहाँ जज्बा है, जहाँ मेहनत है, वहाँ उसका इनाम ज़रूर मिलेगा आपको। बिल्कुल ये मेरा ईमान। बिल्कुल सही साहब, आपने फरहान भाई आपने बिल्कुल सही कहा कि आप हमारे लिए जो है पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज है, जो कि जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स में जो हैं इस वक्त जो है आप देखें डॉक्टर्स जो हैं पूरे अमेरिका के अंदर उनकी तकरीबन 16,000 डॉक्टर जो हैं वो जॉब कर रहे हैं, और इस वक्त फ्रंट लाइन पे जो है कोरोना वायरस से वो कर रहे हैं। और इसकी अमेरिकन गवर्नमेंट हर सतह पर जो है उसको ना ही उसकी तारीफ कर रही है, बल्कि अखबारात में आर्टिकल भी आ रहे हैं पाकिस्तानी डॉक्टर्स के हवाले से भी। आपका जो प्रोफेशन है इस यूनिक, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी अगर हम लोग वैसे तो काफी पीछे हैं अभी इस उसमें, लेकिन मुझे ये बताएं कि जैसे मैं अभी गया था नासा के उसमें, तो हमने देखा कि कुछ इंडियन लोग जो है वो भी गए हैं। एक लड़की का नाम काफी नाम आता था। तो हमारे इसमें आपने कितने ऐसे पाकिस्तानियों को देखा जो कि नीचे ऊपर इसी पोजीशन पर है? मतलब कि एक बड़ी तादाद है, एक छोटी सी तादाद है? क्या क्या देखा आपने कि आपके अलावा कितने लोग हो सकते हैं? आप अंदाजा ऐसी जस्ट नासा के हेडक्वार्टर्स को छोड़ के 8 या 9 सेंटर्स हैं मुख्तलिफ अमेरिका के शहरों में। जिस सेंटर में मैं काम करता हूँ वो है ग्रीन बेल्ट सिटी का नाम है, स्टेट मैरीलैंड है वो, और उसका नाम है गार्डर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर, जो कि रॉबर्ट गार्डर्ड जो साइंटिस्ट था मशहूर अमेरिका का, उसके नाम पे उन्होंने सेंटर का नाम दिया है। तो गार्डर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के अंदर तकरीबन 10,000 के करीब एम्प्लॉइज काम करते हैं। वाओ! सिर्फ एक सेंटर है वो, इसके अलावा हमारे 8 सेंटर और मजीद है। और उन 10,000 में तकरीबन 3,000 के करीब लगभग जो है वो सिविल सर्वेंट हैं, जो कि डायरेक्ट एम्प्लॉइज हैं यूएस गवर्नमेंट के, और तकरीबन 7,000 के करीब these are all estimates as you know, 7,000 के करीब जो है कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कि मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते हैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर द यूएस गवर्नमेंट। उन तमाम 10,000 को मिला के अगेन
वेरी रफ एस्टिमेट आई वुड से पाकिस्तानी निसात लोग जो होंगे वो होंगे मुश्किल से 20 से 25. बट इट डज नॉट मैटर कि हम लोग कम हैं तो हम लोग इसलिए कम है कि हम लोग में सलाहियत नहीं है, ऐसी बात नहीं है. हर इंसान का शौक होता है. मैं इस मकाम पर इसलिए बैठा हूँ कि मेरा शौक था, बाकी लोग मेरे साथ बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं मेरे शौक थे. हम लोग वी स्टैंड आउट बेसिकली. हम लोग का स्किन कलर दूसरा है, हम लोग का एक्सेंट दूसरा है, हम लोग के तौर तरीके दूसरे हैं हमारे, बट वी आर इक्वली क्वालिफाइड. एक बात याद रखिए, इट इज नॉट द रेस दैट मेक्स यू इंटेलिजेंट, इट इज योर हार्ड वर्क दैट मेक्स यू इंटेलिजेंट. इट इज कैसी तरबियत आपकी हुई, कैसी पढ़ाई की आपने. तो ये कहना कि इंडियन या कोई और मुल्क की हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और हम कम इंटेलिजेंट है, ऐसी कोई बात नहीं है. आप उसी वक्त इंटेलिजेंट बनते हैं जब आप मेहनत करते हैं, अपना दिमाग लड़ाते हैं और उस पर अमल करते हैं. नहीं, बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल सही की कि क्योंकि मैं काफ़ी इंटरव्यूज लेता हूँ लोगों के, तो मैं मुख्तलिफ प्रोफेशन से लोगों को साथ लेके बैठ के बात करता हूँ. तो मैंने देखा है कि पाकिस्तान के पाकिस्तानी जो हैं वो तकरीबन अमेरिका के हर प्रोफेशन में हैं, और 11 सितंबर के बाद जो है वो पॉलिटिक्स का हिस्सा भी बने हैं, और इतनी तेज़ी से बने हैं कि और अब जो है अगर आप देखें उस 11 सितंबर से लेकर और अभी तक, तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 26 से 27 स्टेट्स में कहीं न कहीं पाकिस्तानी जो अमेरिकन जो हैं उनकी पॉलिटिकल उसमें अपना थोड़ा-सा कहीं न कहीं किसी न किसी तरह का हिस्सा है. जैसा कि हमारे वर्जीनिया में इस वक़्त जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तानी हैं, आतिफ करनी, और इसी तरह और बहुत से, कैलिफोर्निया नाम लें, शिकागो, ह्यूस्टन, बहुत सारी जगहों पर हैं. तो ये वही मैंने पहले कहा ना कि बहरहाल ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज है, अच्छी तरह काम करते हैं, यहाँ के सिस्टम के हवाले से काम करते हैं, यहाँ के रूल्स, रेगुलेशन, लॉ की रिस्पेक्ट करते हैं, और उनके होने से ये होता है कि हमारी अपनी बातें जो कम्युनिटी की हैं, अभी जैसे मस्जिदों की बातें आई, दूसरी आई कि ट्रम्प साहब ड्यूरिंग द स्पीच जो है मस्जिद का नाम लेना भूल गए, तो पब्लिक में से किसी ने उनको याद दिलाया कि मॉस्क, तो कहता है यस 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 ऑल मॉस्क. तो ये एक बड़ा अच्छा वो है. मंसूर हमारे साथ है, मंसूर की भी बहुत पाकिस्तानी कम्युनिटी में खिदमात इस तरह से हैं कि जॉब के हवाले से और वैसे भी हर तरीके से हेल्प करते हैं. जब हमें भी कभी कोई फ़ोन आता है जॉब से रिलेटेड या दूसरे, तो हम बोलते हैं कि जी ये नंबर दे दो. आसानी होती है, अपनी तरफ से जान छुड़ा के वो कर दिया. लेकिन ये है कि फिर फ़ोन भी आता है कि नहीं यार थैंक यू सो मच यार, उन्होंने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. तो मंसूर कुछ आप पूछना चाहेंगे फरहान साहब क्योंकि से? आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें चल रही है, तो जॉब से मुतल्लिक ही पूछना चाहूंगा. हमारा आम जो इधर लड़का है जो पढ़ता है, उसके लिए वही, और जो सामईन देख रहे हैं वो बेशक ये आपसे सवाल पूछेंगे कि कितना आसान है कि नासा में उनको जॉब मिल सकती है. इज इट टफ टू गेट जॉब एट नासा, और किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज नासा में अवेलेबल हैं, और अगर किसी को जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो हाउ टू अप्लाई फॉर द जॉब? देखिए, ये मैंने जैसे कहा कि अगर मैं ये काम कर सकता हूँ तो कोई भी दुनिया में काम कर सकता है. तो द बार इज वेरी लो. सो बहुत आसान है, इतना मुश्किल चीज़ नहीं है. इट्स नॉट वेरी ट्रिकी थिंग. आप अपनी तालीम मुकम्मल करें. डिपेंड करता है, नासा में सिर्फ इंजीनियर्स और डॉक्टर्स नहीं होते, नासा में बहुत और मुख्तलिफ किस्म के लोग भी काम करते हैं. मुख्तलिफ प्रोफेशन है, फैसिलिटी ऑर्गेनाइजर्स हैं, मेंटेनेंस के पीपल हैं, लीगल पीपल हैं, प्रोक्योरमेंट पीपल हैं, स्केजुलर्स हैं. मुख्तलिफ किस्म के शोबात में नासा के लोग काम करते हैं. तो लेकिन यस, मेजॉरिटी जो लोग काम करते हैं वो काम करते हैं जिनके पास टेक्निकल बैकग्राउंड या डिग्रीज होती हैं. ठीक है ना. तो नंबर वन थिंग, अगर आप कोई एक लड़का है या एक लड़की है जिसकी उम्र जो हाई स्कूल के अंदर अमेरिका में पढ़ते हैं और उनका गोल है कि वो एक नासा में काम करें. अच्छा, नासा जो है इज अ फेडरल एजेंसी. ठीक है ना. जस्ट लाइक FBI और डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर और CIA, just like all any other agencies, NASA is the federal agency and we work for the president. ठीक है ना. तो when you apply for NASA, तो मैं बता रहा था कि आपका कोई लड़का या कोई लड़की जो कि हाई स्कूल के अंदर है या मिडिल स्कूल के अंदर है, उनको शौक है उनको कि
ستاروں کے بارے میں جاننے کا یا اسٹارس کے بارے میں اسٹڈی کرنے کا, یا وہ سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں, یا پھر وہ پلانیٹری مشن کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں, یا اسپیس کرافٹ بلڈنگ کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں, ایسی ٹیکنیکل چیزیں کام کرنا چاہتے ہیں, تو نمبر 1 تھنگ جو میں ان کو میں مشورہ دوں گا کہ have a good grasp in STEM type courses. STEM is an acronym for STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, right? تو اس کے اندر آپ اپنا انٹرسٹ لائیں, اس کے اندر آپ محنت کریں. جو کورسز جو ہوتے ہیں ہمارے وہ میتھمیٹکس ہوتے ہیں, کیلکولس ہوتا ہے, فزکس ہوتا ہے, انجینئرنگ ہوتا ہے, اسٹیٹسٹکس ہوتا ہے, ڈائنامکس انجینئرنگ ہوتی ہے, مختلف چیزیں ہوتی ہیں, میکینیکل میں, الیکٹریکل میں, کمپیوٹر سائنس کے اندر, ایروسپیس, ایروناٹیکل, ٹھیک ہے نا. تو اس پہ آپ محنت کریں, اپنا اچھا جی پی اے لے کر آئیں. When you get a better GPA, anything above 3.0 is considered a good GPA. A goal should always be 4.0 GPA out of 4.0. جتنا اچھا جی پی آئی کا اتنے اچھے آپ کے چانس ہوں گے کہ اچھے اسکول میں جائیں, آپ کو اسکالرشپ ملے. So once you graduate from high school, before even graduate from high school, you start looking for what university has a program that offers you that courses. تو میں نے جب امریکہ میں آیا تھا تو میں اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھا تھا, ان کے پاس ایروسپیس انجینئرنگ کی ڈسپلن تھا, وہاں سے میں نے کیا. تو جو آج کل کے جو ینگ ہمارے جو لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں, when they are high school, look into programs کہ جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں وہ کیا ان کے پروگرام ہے. if they want to become an aerospace engineer, there's a lot of universities. For example, یونیورسٹی ہم لوگ رہتے ہیں میریلینڈ کے اندر, right? تو یونیورسٹی آف میریلینڈ کالج پارک is a very good program for میریلینڈ یونیورسٹی. ورجینیا ٹیک ہے. if you want to go higher, like Ivy League colleges or schools, Princeton University ہے, آپ کی Harvard University ہے, anybody can go there. All you need is a good better GPA, good SAT score and a good reputation in your resume that you have done. کسی کو انٹرنشپ کرتے ہو تو آپ بھی ایز اے پاکستانی مطلب فرینڈ اور اس پلیٹ فارم کے توسل سے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, رائٹ؟ اگر کسی کو انٹرنشپ اپلائی کرنا ہو تو ریکمنڈیشن, رائٹ؟ They can always so there's a process to follow, right? So I'm going into how you start the process of getting into the program. So جب آپ کا سب سے بڑی بات آپ کو you have to get the admission in the university. So آپ ایڈمیشن لینے کے بعد آپ اپنی 4 سال کی پڑھائی کمپلیٹ کرتے ہیں, آپ کو بیچلرس ڈگری ملتی ہے. while you're in the start your sophomore year, right, you start looking for internship. So you don't have to work for NASA to start with. میں نے جب اسکول سے نکلا تھا پڑھ کے میں اپنے, تو مجھے ناسا نے فوراً جاب نہیں دی مجھ کو. پہلے میں نے مختلف ادر کمپنیز میں کام کیا, وہاں سے اپنا ایکسپیرینس گین کیا, وہاں سے اپنا ریپوٹیشن بنایا. تو جب میں نے ناسا کے لیے اپلائی کیا تو I have a resume that shows that I have all the required experience that they were looking for, right? So you start off with anywhere, ٹھیک ہے نا. لیکن میرا گول تھا کہ میں کبھی ناسا میں کام کروں گا. میں تو میں اس چکر میں ہمیشہ رہتا تھا کہ کہاں کوئی اپرچونیٹی آئے, کہاں میں اپلائی کروں. So once you become an engineer or get a degree, a 4-year college, that's the number one. If you want to be in the technology and this kind of field, you must have a 4-year college from accredited university. Once you get that, then you start looking for a job. And before you even get the degree, while you're in the final year, you start looking for a job. You go through the interview process. And once you get a job, anywhere, it could be Boeing company bhi ho sakti hai, Lockheed Martin bhi ho sakta hai. These are like big 3, 4, 5 aerospace company. They're big contractors. They get a big money from the US government to develop different kinds of system, right? تو آپ ان جگہوں پہ اپلائی کر کے اپنا کریئر اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اب وہاں پہ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں. Not everybody wants to work for NASA, right? Because they are comfortable with what they're doing, right? If you work in a Boeing industry, right, for Boeing company, right, and you're working on a launch system, آپ اس کے اندر راکٹ بنا رہے ہیں, آپ comfortable ہیں, you're comfortable with the pay, you're comfortable with the accommodation, you're comfortable with everything, so you don't need to jump to work for NASA. تو مختلف راستے ہیں, but if you determine to want to work for NASA, you go through the system and there is a website. It's called www.usajobs.gov. اس کے اندر آپ اپنا الرٹ کریٹ کرتے ہیں, profile, create an alert. Anytime there's a job of your interest, it will send you an alert. There's a job opening anywhere in the NASA. It could be in California or Houston or Florida or Maryland. تو میں نے بھی یہی کام کیا تھا, الرٹ کھول کیا تھا. جو میرے انٹرسٹ کی جاب تھی وہ ایک دفعہ آئی تھی, میں نے اپلائی کیا تھا, اپلائی کر کے بھول گیا تھا میں.
और फिर उसके समझे कि 8 महीने के बाद मेरे पास कॉल आई है कि आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन द जॉब दैट यू अप्लाइड फॉर, एंड आई सेड ऑफ कोर्स आई एम. सो उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने इंटरव्यू किया, फिर मुझे जॉब ऑफर की, मैंने फिर यहाँ जॉब शुरू कर दी मैंने. वेरी गुड. तो ये तो आसिम भाई, मेरे पास आईटी की तो बहुत सारी जॉब्स है नासा में, सिस्टम इंजीनियर्स की, तो किसी को अप्लाई करना हो तो आई कैन हेल्प देम. बट अगर किसी को रॉकेट में जाना हो और स्पेस छठा जो ये चीजें करनी हो तो वो हमारे फरहान भाई मौजूद है, जैसे फरहान की हेल्प कर सकते हैं. बिल्कुल, जैसे फरहान भाई ने बताया कि एक बड़ी अच्छी चीज बताई कि बहुत सारे नासा के अंदर भी मुख्तलिफ फील्ड हैं, अब आप किस में इंटरेस्टेड हैं उसमें जा सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है. अच्छा फरहान साहब ये बताएं कि हम भी, अगर आप 100 साल पहले किसी से कहते कि जी चांद पे जा सकता है कोई, तो वो हंसता मजाक उड़ाता है कि यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन फिर उसके बाद चांद पे लोग चले गए. लेकिन हमने देखा कि एक बहुत अरसे के बाद बीच में गैप आ गया, और हमने सुना है कि मेरा ख्याल है कल या परसों जो है वो कुछ ऐसी कि एक दफा फिर जो है कोशिश की जा रही है चांद पे जाने की. या तो मुझे ये बताएं कि ये जो सबसे पहले तो ये बताएं कि अमेरिका जो रिसर्च के मामले में मेरा ख्याल है दुनिया का नंबर 1 कंट्री है, चाहे वो मेडिकेशन पे रिसर्च हो, चाहे वो स्पेस पे रिसर्च हो, और बाकी जितने प्रोफेशंस हैं उस पे भी जो है आप देखें पीएचडीज के हवाले से काफ़ी यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी जो है मोस्टली पीएचडी वगैरह कभी कराती है. तो ये जो कितना अमाउंट नासा पे, जैसे आपने बताया 10,000, और मैं जब वहाँ पे टूर ले रहा था ह्यूस्टन में जो नासा है, तो उसमें भी कुछ बताया था, पता नहीं कितने हजार एम्प्लॉय, यहाँ 16,000 मेरा ख्याल है. इट्स लाइक, और इट्स ह्यूज, बहुत बड़ी इमारत थी. तो आपने बताया कि वर्जीनिया या मैरीलैंड में 10,000 है, इस तरह में भी कैलिफोर्निया या दूसरी जगहों पर होंगे. तो ये तो 1 लाख के करीब एम्प्लॉय हो गए. मतलब ठीक ठाक पैसे लगते होंगे. तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपका नेक्स्ट वो है उस पे क्या बजट वो हुआ, और ये प्लानिंग क्यों की, और थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ, और इसकी जो सेलिब्रेशन कह लें या खुशी कह लें या जो भी है वो क्या है? मैंने सारे सवाल एक साथ कर दिए आपके साथ. Sure. No, I think I get the gist of it. So देखिए, कोई कौम अगर तरक्की करना चाहे ना, तो उसकी हार्ड वर्किंग, उसकी प्लानिंग, उसकी एक्सिक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और अमेरिका जो है, इट्स अ नेशन ऑफ पीपल विद integrity, hard working, and willing to do things that is right for everybody in the world. American जो कौम है वो बहुत ही with all the issues that we have in a society, right? It still is the best place and the best nation that is known to the mankind, right? आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ. अमेरिका जो है वो इजाद करता है और दुनिया फॉलो करती है. आज हम इस आमने सामने बात कर रहे हैं एक फोन के ऊपर, ठीक है ना. एक जमाने में हमारे पाकिस्तान में एक फोन होता था, वो डायल करते थे और हेलो करते थे, राइट. तो किसने इजाद किया? एक अमेरिकन ने, एप्पल कंपनी, एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल फॉलो, ठीक है ना. तो स्टार्ट ये कॉम करती है अमेरिका. तो आई थिंक इट नीड्स टू बी एक्नॉलेज्ड that this is one of the best country and the best nation on the planet of Earth. ठीक है ना. I understand we have issues and problems and political arguments and all this thing that goes in anywhere, right? Right. But overall, if you want to live anywhere in the world and be part of the society, and this is the society you want to live in, you want to raise. So let's come to your question, right? Not to become more philosophical here. प्रेसिडेंट कैनेडी ने कहा था कि एक इनिशिएटिव स्टार्ट लिया था back in 60s, right, when he was a president, कि we will go to the moon not because it's easy, because it's hard. ठीक है ना. That was the direction came from the president, कि we must go to the moon. ठीक है ना. उस वक्त हालांकि बहुत ही अर्ली स्टेजेस में थी चीजें, प्रोग्राम्स हमारे, ठीक है ना. लेकिन अमेरिका ने मेहनत की और we beat the Russians and we went to the moon, ठीक है ना. The first time we went to the moon,
back in 60s, right? Last time जब हम लोग मून पे उतरे थे, जब मैं कहता हूँ हम का मकसद मेरा अमेरिकन कौन है, ठीक है ना? Last time जब अमेरिका हम उतरे थे, that was back in July of 1972. Oh, 72. ठीक है ना? That was the last time anybody from a mankind race, right, landed on the moon, was back in July 1972. It's been 50 years almost, 50 साल, half century. अब हम लोग जाने का तो बहुत पहले सोचे थे. तो हम लोग, एक सवाल आता है कि भैया 50 साल क्यों इंतजार किया आपने, ठीक है ना? Why you didn't go back? Things change. बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज भी हैं. कुछ तो लोग कहते हैं कि चांद पे अमेरिकन्स गए नहीं. मतलब every topic, including aerospace, is embedded with conspiracy theories, right? You can't stop that, right? You can debunk them, those theories, but you cannot stop that. If some people want to say something, they will say that. This is all about First Amendment rights, right? So most of theories हैं, these theories, they're not proven, they're the hypothesis, but we have data to support that, yes, we went to the moon, right? And they're welcome to come and talk to anybody who is familiar with this aerospace history. They will tell you what proofs they have that demonstrate that we in fact went to the moon, right? So we went to the moon through Apollo program. So जब हम लोग ने शुरू किया था NASA ने, तो used to be NACA actually. They changed the name from NACA to NASA. We started with the Mercury program. The first astronaut was for the Mercury program, right? After the Mercury mission or program ended, they switched to Apollo program, and that Apollo program जो था वो लोगों को चांद पे लेके गया था, ठीक है ना? Apollo program की एक एज होती है, हर चीज की एक सिस्टम की एज होती है. सब आप आईफोन है, ठीक है ना? You have an iPhone X and XY, पता नहीं क्या क्या निकालते. इसी तरह हर के एक एज होता है. तो अपोलो प्रोग्राम का जब रिटायरमेंट हो गया, तो उन्होंने कहा स्पेस शटल में जाएंगे. लेकिन स्पेस शटल का जो it was not designed, it was designed to ferry astronauts in the low Earth orbit. ठीक है? It was not meant to send humans to moon, in my opinion. तो स्पेस शटल प्रोग्राम जो था वो काफी अर्सा चला. लास्ट टाइम जो स्पेस शटल प्रोग्राम एंड हुआ, वो हुआ है दिसंबर और समटाइम दिसंबर 2011 में. That was the last time स्पेस शटल प्रोग्राम एंड हुआ है. उसके बाद से स्पेस शटल हमारे पास नहीं थी. So we had no access to go to outside the Earth orbit. ठीक है ना? स्पेस में जाने के हमारे पास कोई मशीन या कोई रॉकेट या कोई ऐसी कोई चीज नहीं बची थी हमारे पास. स्पेस शटल was done. ठीक है? It was a decision made by the Obama administration that we don't need to continue with the space shuttle. We need a different program with a different set. And then how it started with the Ares program, जो के बाद में उन्होंने खत्म कर दिया because they realized that it would cost too much money that they cannot afford. So they decided to disband the program and go to the private sector and work with their partnership with the private sector to make a machine or system that will help take Americans outside the Earth's atmosphere. ठीक है? तो इन्होंने प्राइवेटाइज किया चीज़ों को, रॉकेट्स को, स्पेस कैप्सूल्स को, स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल्स को. तो जिस एलन मस्क आपका जो बिलियनियर, he's a billionaire with a lot of capability in different fields. उसके तो उन्होंने इसके साथ इसने कंपनी खोली SpaceX. उसके साथ नासा ने मुआहदा किया कि ठीक है, हम आपको इतना पैसे देंगे, रिसर्च पे हेल्प करेंगे आपकी, आप कैप्सूल बनाए जो कि सो पार्टनरशिप उनके साथ. ठीक है ना? और इसके अलावा एक और आपका जो Amazon का जो ओनर है जेफ बीजो, right? He opened a company called Blue Origin, I believe. उन्होंने इसके साथ मुआहदा किया. तो प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ करने के बाद वो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि now we can use an American-made rocket and an American-made spacecraft to send the American back to the space. Wow. तो 50 साल क्यों हमने इंतजार किया? एक आपने सवाल भी किया था शायद. उसकी वजह ये नहीं थी कि हम कर नहीं सकते. When I said हम means American, ठीक है ना? हम technically we are able to do that. If we can do what we did back in 1972, can we not do that in 2012 or 2020? Of course we can. होता ये है
as NASA is a federal agency, it works for the president. And as you know, that every 4 years we have, well, theoretically speaking, we have a new administration with a new group of people with a new president, right? Sometimes these president stay for another 4 years, 8 years, right? So each administration, when they get elected, right, and become an administration for the U.S. government, they bring their own vision. And Obama has his own vision. Bush had his own vision. Mr. President right now, President Trump has his own vision. Each administration has its own vision, has their own take on what they want to do. We as the agency carry out their vision. If they said, NASA, I need you to go to the moon, we will work on it to go to the moon. They said, NASA, I need you to stand down and don't go to the moon, we will not go to the moon. But that's not the case. Nobody said that. आपको ट्रम्प जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प की इंतजामिया ने इजाजत दी जाने की, मतलब तैयारी करने की, या? No. It started long time ago. President Bush wanted us to go to the moon. President Obama said the same thing, but they have a different approach how to go there. So the goal has never changed. Okay. The ultimate goal of NASA, in my opinion, as a private citizen, is this: we must go and land man or a woman on the surface of Mars by 2032. This is the goal. Okay. This is the goal. This has been the goal for all presidents. Right. Okay? But how we achieve that goal is a different story. Right. Okay? It's all about how much money we get, because it's all, it comes to money. So the goal has always been the same. But in order to go to the Mars, you need a sort of a station. So we want to see if we can create a station, a base, moon, and land in the moon, stay in the moon, and then refuel ourselves, and then try to go to the next destination. That would be the Mars. तो अभी आप ये कह रहे हैं कि स्पेस एक्स जो है, जो कल ये रॉकेट जाएगा 2 नासा के उनको एस्ट्रोनॉमर को लेके, वो वहां पर स्पेस स्टेशन में जा रहा है, वो चांद पे या कहीं और नहीं जा रहा है, वो स्पेस स्टेशन पे उनको जाके छोड़ेगा। और ये पहली दफा हो रहा है, क्योंकि इससे पहले वो किसी दूसरे स्टेशन से लोगों को वहां पर भेजा करते थे स्पेस स्टेशन पे। पहली दफा प्राइवेट इदारे के थ्रू, एलन मस्क कंपनी के थ्रू, स्पेस एक्स के थ्रू ये वहां पर जा रहे हैं, राइट? Because Russians were charging us about $80 to $90 million per seat. So Russia के पास एक rocket है, Soyuz rocket, right? So Russia जो है, they've been charging NASA about $80 million to $90 million per person to take a trip, go up the space and coming back. So we have about 30 to 40 trips. So you add all those numbers for 30 times or 40 times. $80 million. That's a lot of money. Billions of dollars, yeah. फरहान साहब, मेरा ख्याल है काफी टाइम हो गया, मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें पूछनी है आपसे, कि ये जो आपका मेरा ख्याल है कल है आपके, या कब है ये आपका जो कल जो, राइट? सो कल इवेंट है, इस 3:22 यहाँ के मैरीलैंड के टाइम के मुताबिक. I will send a link to you, Mansoor, on WhatsApp with the link and the time, what time they're launching. So हमने कोशिश की थी नासा ने इसको लॉन्च करने के लिए जुम्मे के दिन, शायद आई थिंक 2 दिन पहले शायद, तो वो लॉन्च स्क्रब हो गया था क्योंकि वेदर खराब था. They are going to try tomorrow again. I think, don't quote me, but I will send you the link and everything. It's 3:22 p.m. Eastern Standard Time. That's the launch window that they will launch. अगर सब कुछ ठीक गया, if everything is a go, then we will launch tomorrow. And it's a demonstration basically. The whole concept is to put the man to make sure that it flies as designed and be successful and come back to Earth. अच्छा, ये इसमें कोई गेस्ट भी आएंगे, या एक बस आप लोग जो खुद ही कर लेंगे, बल्कि कोई तकरीब होगी इसकी, या जो दुनिया में दिखाई जाएगी कि जी हम लॉन्च करें, जैसे कि दिखाया जाता है? So this launch that was supposed to have occurred 2 days ago, President's family, first family was there. Ivanka Trump was there. Her husband was there. So तो होता है कि it's a fun fair basically. There are some dignitaries involved in every launch, pretty much every launch, right? A NASA launch.
سو کچھ ڈگنیٹریز آتے ہیں, سیریمنی ہوتی ہے, ایک چھوٹا سوشل گیدرنگ ہوتی ہے, and they watch it from television, and there's an area that you can stand and watch visually and see. It takes no more than 2 minutes. You spend all this time waiting for them, and then you hear this thunder. وہ جب اوپر راکٹ جا رہا تھا, that's only 2 minutes of scene, and after 2 minutes it's gone. You cannot see it anymore. So yes, we would have people, dignitaries. I would not be there, of course. That's not my mission. I work in a different mission. But then yes, it will be broadcast to millions of people on a website and a lot of places, and there will be people. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑا اچھا ڈسکرائب کیا, بہت میرے لیے نالج کافی, حالانکہ میں وہاں سے ہو کر آیا تھا تو مجھے کچھ بالکل نہیں پتہ تھی, تو یہ آپ نے بتائی کچھ چیزیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم آپ کو بعد میں بھی اپنے ایک پروگرام میں لیں گے, تو یہ جو ہوا ہے ہوگا کل, اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے گا, پھر یہ کہ ہم وہ فوٹیج لائیو چلا بھی رہے ہوں گے. تو اچھا, میں بس آخری کوشچن ہے آپ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں پاکستان میں کہ جی ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے, اگر پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو اس وقت فواد چودھری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو چاند پہ بھی جائیں گے, تو یہ جو جوکس ہیں یہ آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ دیکھیے افسوس ہوتا ہے مجھ کو, ہمیں آپ صحیح بات کہی ہے, بہت سیریس پروگرام ہو رہا تھا تو تھوڑا یہ بھی ہونا چاہیے, لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے اس لیے کہ سنتے تو ہنسی آتی ہے کہ وہاں پر ابھی تک جو ہے وہ ہاتھ سے پولیس کی FIR کاٹی جاتی ہے, وہ تک تو کمپیوٹرائز ہوا نہیں ہے, تو ابھی چاند پہ جانے کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاند پہ بھی جائیں گے. جی پلیز. افسوس یہ ہوتا ہے مجھ کو کہ پاکستان میں ایک چیز کا فقدان ہے, اور وہ ہے میرٹ کا, ٹھیک ہے نا. یہاں پر آپ کوئی جو وزیر سلیکٹ کرتا ہے پریزیڈنٹ, اس کو ایک پروسیس گزرنا پڑتا ہے. پروسیس کیا ہے, وہ کنفرمیشن ہے سینٹ سے, ٹھیک ہے نا. سینیٹرز کوشچن کرتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا کوالیفیکیشن ہے کہ تم اٹارنی جنرل بن سکتے ہو, یا سائنس کے تم بن سکتے ہو, یا FBI کے ڈائریکٹر بن سکتے ہو, یہ بن سکتے ہو. تو دے گو تھرو دا کوالیفیکیشن پروسیس. دیز آر آل پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس, نو I understand that, but still you have to have a minimum qualification. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو میرٹ کو جو ہے نا انہوں نے رد کر دیا ہے انفارچونیٹلی. جب تک اگر پاکستان کچھ بننا چاہتا ہے, کہ میں کوئی اتنا ذہین انسان نہیں ہوں, میں بہت ہی عام سا معمولی سے انسان ہوں, اور میری بہت ہی معمولی سی عقل ہے, اس بیس پہ میں آپ کو یہ بولتا ہوں کہ جب تک آپ میرٹ کو سامنے نہیں لے کر آئیں گے, اور جب تک آپ جو عام جو ادارے ہیں آپ کے, جو نان گورنمنٹل ادارے ہیں, جس طرح کوئی انسان کوئی انجینئرنگ ٹیکنالوجی کی کوئی کمپنی کھولتا ہے, پرائیویٹ آدمی پاکستانی انجینئر, اور چلاتا ہے, اس کو جب تک آپ سپورٹ نہیں کریں گے, اس کی آپ ہمت افزائی نہیں کریں گے, اس کے لیے ماحول کریٹ نہیں کریں گے, تب تک پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. You need to get out of this concept کہ military is the only solution of Pakistan. Right now, everything's militarized. You want to do anything, again, I'm trying to not trying to be political, but this is the fact. Military is a good institution, don't get me wrong. They have safeguarded the interests of Pakistan for a very long time. But you need to separate military from science and technology. Okay? You need to have you need to provide the opportunity for common Pakistani who happens to have a technical knowledge and who wants to innovate and make something for the Pakistan industry. For example, car industry. کار میں کتنا مسئلے ہوئے, پاکستان کی جو سویلین آٹوموبائل انڈسٹری ہے کتنے اس کے ساتھ مسئلے ہوئے, اس لیے نہیں کہ ان کو کام نہیں آتا, اس لیے کہ گورنمنٹ ان کو اپریشیٹ نہیں کیا, ان کو وہ ماحول نہیں دیا. تو آپ جب اس فواد چودھری جیسے لوگ کو آپ سائنس ٹیکنالوجی کا وہ کر دیں گے, اور وہ لیب کوٹ لے کر کے فلاس میں لے کر کے وہ ہلائے گا اور دکھائے گا اپنے یوٹیوب کے اوپر چیزوں کو, کبھی آپ ترقی نہیں کر پائیں گے. Don't take it as a joke. بہت ہوتا ہے, بالکل بہت افسوس ہوتا ہے. اور یہی نہیں, ہمارے یہاں ایک سب سے بڑا آپ دیکھیں, اگر امریکہ کے اندر لا اینڈ آرڈر نہیں ہو, اگر صرف ایک اعلان کر دیا جائے کہ 10 منٹ کے لیے جو کرنا ہے کر لو, پولیس نہیں پکڑے گی, آپ کو پتہ ہے امریکہ کا کیا حشر ہوگا. یہ جو لا اینڈ آرڈر کی ایک خوف ہوتا ہے, ہمارے یہاں ایک میٹرک پاس جو ہے وہ DSP اور SSP بن جاتا ہے پرموشن ہو کے. امریکہ کے اندر ہے کہ آپ جتنے بھی چور مار لیں, جتنے بھی ڈاکو مار لیں, اگر آپ نے کورس کمپلیٹ نہیں کیا ہے تو آپ اوپر نہیں جا سکتے. یس, آپ کو نام بھی مل جائیں گے, آپ کو پیسے بھی مل جائیں گے, جو آپ نے بڑا سکسیس, لیکن آپ کی ترقی نہیں ہوگی اس وقت تک
جب ایک پرٹیکولر کورس آپ نہیں کریں گے اگلے اسٹیپ کے لیے. تو یہ ساری چیزیں, لیکن آپ لوگ کیوں نہیں آگے آتے؟ آپ دیکھیں نا, پاکستان اوورسیز پاکستانی, اگر آپ ملیشیا کی بات کریں, لوگ بڑا گانا گاتے ہیں کہ جی ملیشیا نے یوں ترقی کی. جب میں نے پڑھا ملیشیا کو, ملیشیا نے, تو اوورسیز ملیشینز نے جو کردار ملیشیا کو اوپر لانے میں کیا وہ وہاں رہنے والوں نے نہیں کیا. اور یہ وجہ ہے پاکستان کے ایک سے بڑھ کے ایک ستارے جو ہے نا وہ اوورسیز میں ہیں, کوئی انگلینڈ میں ہے, کوئی امریکہ میں ہے, کوئی اور دوسری جگہ پہ بیٹھے ہیں, بڑی بڑی فرمز چلا رہے ہیں, بڑی بڑی کمپنیز چلا رہے ہیں. لیکن ہم جو ہیں اگر لے کر آتے ہیں اوورسیز منسٹر تو وہ زلفی بخاری کو لے کر آ جاتے ہیں اور اپنے دوست یاروں کو. آپ جیسے لوگ جو ہیں اگر ان سے مشورہ کر لیا جائے کہ جی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا, میں چاہ نہیں رہا تھا کہ میں اتنا لمبا کروں پروگرام کو, کہ مشرف نے کے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا آئی ٹی نے کا بوم آیا, آپ نے سنا ہوگا کہ جی آئی ٹی کا بہت وہ ملا. تو مشرف نے ایک کام کیا تھا, 3 یا 4 لوگوں کو جو انٹرنیشنلی آئی ٹی ایکسپرٹ تھے پاکستانی, ان کو بلایا. ایک کو انہوں نے سندھ دیا, ایک کو پنجاب دیا, ایک کو کے پی کے دیا, ایک کو بلوچستان آپ کو پتا, نام بس نام لینا پڑتا ہے تو ہے نہیں, کچھ پتہ نہیں چلتا, وہاں کی خبریں بھی نہیں آتی. لیکن اور وہ ان کو کہا کہ ان کو کوئی روکے گا نہیں, جو کام کرنا چاہتے ہیں. تو وہ 1.5 سال کے اندر اتنا زبردست کام ہوا, لیکن اس کے پیچھے بھی لوگ پڑ گئے, لیکن اس وقت تک کام ہو چکا تھا. تو اگر یہ ہماری گورنمنٹ جو ہے آپ جیسے لوگوں کو, اسی ایک ہی پروفیشن نہیں ہے, درجنوں پروفیشن ہے, اگر اوورسیز پاکستانیوں کو لے کر آئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے گا یا تب بھی کچھ پرابلم ہوں گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ اوورسیز پاکستانی نیڈ ٹو ریٹرن اینڈ ہیلپ پاکستان. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو رہنے والے لوگ ہیں, ایک عام لوگ, وہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں, ان کو مواقع نہیں ملتا, ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. اگر آپ اپنی ملک کے اندر رہنے والی کے نوجوان نسل کو حوصلہ افزائی دیں گے, ان کو میرٹ کے اوپر لے کر آئیں گے, آپ ان کو انکریج کریں گے, ان کے لیے ماحول کریٹ کریں گے, ان کے لیے انڈسٹری پیدا کریں گے, ان کو لون دیں گے. ہماری تعلیم کا بجٹ مجھے نہیں پتا کتنا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے بہت ہی کم ہے, 2% ہے. تو دیٹ ٹیلز یو آپ کی پرائیورٹی کہاں پر ہے. بالکل. تو آپ پاکستان کے باہر رہنے والے پاکستانی کو لے کے آ کر کے, I don't think that's a solution. Again, میرا بہت ہی معمولی سا ذہن ہے, اس بیس پہ میں یہ بولوں گا کہ جو پاکستان میں آپ کا ماحول جب تک ٹھیک نہیں کریں گے, میرٹ پہ لوگ کو لے کے نہیں آئیں گے, اپنا تعلیمی نظام ٹھیک نہیں کریں گے, اپرچونیٹی پیدا نہیں کریں گے, اور ایکسٹریمزم جو آپ کو جو ہمارا جو ایک تاثر ہے پاکستانی کے بارے میں دنیا میں, پروپیگنڈا جو ہے یا جو صحیح بات ہے, جو بھی ہے پروپیگنڈا سے جو بھی ہے, اس کے اوپر آپ کام نہیں کریں گے, امیج اپنا اچھا نہیں بنائیں گے, تو آپ کو لوگ اپرچونیٹی نہیں دے گا. لوگ پاکستان سے ڈرتے ہیں کہ پاکستان کے کچھ ہو نہ جائے یا ہماری انویسٹمنٹ نہ خراب ہو جائے. تو اس کے بہت سارے ہیں. You have to change the system within yourself. بالکل. You cannot bring other people to change the system for you. اچھا, میرے بھی 2 سوال ہیں ان سے جو میں کرنا چاہوں گا. ایک تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دنیا جو ہے, اور میں نے کئی بڑی بڑی ایروسپیس کمپنیز دیکھی ہیں, وہ چاند پر دنیا بسانے کی بات کرتے ہیں. کچھ لوگ تو ہیں وہ چاند پر انہوں نے زمینیں بھی خریدنا شروع کر دی ہیں, جیسے بالی ووڈ اسٹارز ہیں, یہ سارے لوگ ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اگلے 2-3 سالوں میں یہاں سے فلائٹ شروع ہو جائیں گی ٹورڈ چاند, یا یہ ایسے ہی خواب دکھائے جا رہے ہیں اور ہونے والا کچھ بھی نہیں؟ یہ سب خواہشات ہیں. پہلی بات کہ کوئی کلیم نہیں کر سکتا ٹیریٹوری. there are some I'm not aware of that, but I believe there are some international treaties signed by the different various government that you cannot claim any property on anywhere outside planet Earth. چاند ہو یا مارس ہو یا مریخ ہو یا جوپیٹر ہو, جو بھی ہو, you cannot claim any property. ٹھیک ہے نا. تو ایسا کچھ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا 2-3 سال کے اندر ایسا ماحول ہو جائے کہ لوگ وہاں جائیں تفریح کرنے کے لیے. It's premature to say because it is a risky business. It takes a lot of effort, a lot of energy, a lot of money to even send 2 astronauts. And so کیا ایسا ہوگا؟ Yes. ہماری لائف ٹائم میں نہ ہو, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ 100-200 سال کے اندر ایسا وقت آئے گا
कि चांद पे जाना एक ऐसा हो जाएगा जैसे पाकिस्तान से लोग अमेरिका आते हैं, लेकिन it would take time, hundreds of years, but it will अच्छा happen. सही है। अच्छा आप नासा में काम करते हैं तो आप जो ईद जो आपने अभी मनाई है वो चांद देख के मनाई है अपना या नासा का ऑलरेडी आपके पास टाइम टेबल था और आपको पता था? क्योंकि पाकिस्तान में आपने देखा कितना झगड़ा चला, ये इतना बड़ा इश्यू था कि कश्मीर के मसले से भी बड़ा इश्यू था। तो आपने इस मसले को आपके लिए क्या दूसरे लोगों के लिए आपकी क्या सजेशन है और आपने क्या किया वो बताइए? मैं मंसूर की बात ही को कंटिन्यू कर दूं, इसी का जवाब दीजिएगा कि ये जो चांद देखने का एक तरीका होता है, तो आप अपनी ज़बान से आज ये बता दें ताकि हम हर जब भी चांद देखने का हो तो हम ये छोटा-सा क्लिप आपका ज़रूर चलाएँ कि आप एक नासा के इंजीनियर हैं कि जो अगर आप बताएँगे कि अमेरिका के अंदर चांद इस वक़्त इतने बजे नज़र आ सकता है या आएगा, या पाकिस्तान के, तो कितने 100% जो है वो परफेक्ट होता है या उसमें भी झोल होता है? क्योंकि हमारे मौलवी तैयार नहीं है मानने को कि कोई बता सकता है कि चाँद कब निकलेगा। देखिए, पाकिस्तान में जो चांद का जो मसला है ना देखने का, वो एक ऐसा मसला है जिसका हल नासा के पास भी नहीं है। तो मैं अगर नासा को बोलूं कि भैया मेरी मदद करो और बताओ कि चांद कब निकलेगा अमेरिका में, किस दुनिया के किसी हिस्से में, तो वो भी हाथ जोड़ के बोलेंगे हमें इस चीज से बाहर रखो। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनके लिए कि जब चांद देखने की बात हो ना, तो आप मौलवियों को पीछे कर दें और जो आपकी जो एस्ट्रोनॉट्स जो लोग हैं जिनको एस्ट्रोनॉमी के जो लोग हैं जो उनके पास अच्छी पावरफुल दूरबीनें होती हैं, उनको बोल दें, 3-4 जगह भेज दें आप, दूरबीनें बहुत हैं, आप आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में भी दूरबीन है, आपकी पावरफुल टेलीस्कोप्स हैं, तो जो वो लोग हैं उनको आप 4-5 जगह भेज दें, बड़े बड़े इलाकों में, पेशावर में, इधर उधर कोई ना कोई आपको वो टेलीस्कोप्स देख करके, जो पावरफुल टेलीस्कोप होकर देख करके बता देगा भाई ये चांद निकल आया है। तो मेरा मशवरा जो है वो ये है कि मौलवियों को पीछे रखें और उन नौजवानों को और उन लोगों को भेजें जिनके पास पावरफुल टेलीस्कोप है और जिनको थोड़ा सा इल्म है इस मामले में। पेशावर वालों को तो पहले ही नजर आ जाता है, वो तो चांद नहीं भी निकला होता तो उनको नजर आ जाता है। उनकी आंखें भाई, अब आपको क्या पता कि उनकी आंखें। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है उसका इख्तिताम करते हैं। फरहान अजीज साहब ने बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताई, हमारे मंसूर भाई ने भी जो है वो उनसे क्वेश्चन पूछे और हमारी मालूमात में इजाफा किया, और आज ये बात साबित हो गई कि, और ये डॉक्टर साहब, वैसे एक बात बताऊं, डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ, मैं डॉक्टर साहब नहीं, मैं इसीलिए फौरन चेंज कर लिया, इतने डॉक्टरों के साथ रहने लगा हूं कि मुझे हर कोई डॉक्टर नजर आता है अब। तो अच्छा फरहान भाई, यह आपने बड़ी जबरदस्त बात बताई। मंसूर, इससे पहले कभी हमने ये नहीं सुना था जो इन्होंने बताया कि मौलवियों को हटा के जो हैं इससे रिलेटेड लोग कराची यूनिवर्सिटी में या पंजाब यूनिवर्सिटी में या जिस यूनिवर्सिटी में, उन लोगों को कहा जाए कि आप चांद देख के बताएं, बेशक अपने मशीनों से या दूरबीनों से, खुद जो भी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मुझे समझ में भी नहीं आता कि मौलाना को रखा क्यों हुआ था। 70-80 साल में तो वैसे नजर नहीं आ रहा आता। तो खैर नाज़रीन, हम एक और प्रोग्राम करेंगे और फिर हम पूछेंगे इनसे, और यकीनन ये हमें थोड़ी सी वीडियो भी फराहम करेंगे और कि जब रॉकेट जब निकलेगा किस तरीके से निकलता है। तो यकीनन जो है नेक्स्ट मंथ हम इनके साथ एक और प्रोग्राम रखेंगे। फरहान भाई, मंसूर कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वाशिंगटन नाइट शो में आने का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज इंशाल्लाह। थैंक यू। Washington Night Show with Asim Siddiqui.